हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो टू सॉल्यूशन के वीडियो टू में। इसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड में उसका सॉल्बिलिटी देखेंगे। पोलर सॉलिड डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉलिड जो डिजॉल्व होता है नॉन पोलर में। मीन्स लाइक, डिजॉल्व, लाइक। जैसा नेचर होगा उसी प्रकार के नेचर वाले सॉलिड में सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। और यहाँ कुछ पॉइंट है समझना। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूट solution formation of solution of solid into liquid is called dissolution। और जनरली जो डिजोल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ए मान लो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल इनके बीच इंटरेक्शन होगा, जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा। मोस्ट जनरली ऐसा होता है। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? The process in which solute particles collide together and get separated out of solution is known as crystallization. So, dissolution is a reverse process of crystallization. Important. Pressure has no significant effect on solubility of solid and liquid because solid and liquid are incompressible. Solid और liquid के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट तो होगा, लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, मेजरेबल नहीं होगा। इसलिए सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर पर होगा। यदि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, उस समय क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की बात देखें। गैस इज कंप्रेसिबल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मीन्स प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करें ये डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, solubility of a gas increases with increase of pressure. The solubility of a gas in liquid can be given by Henry law। Henry law किसके लिए यूज होता है, ध्यान रखना। फॉर गैस इन लिक्विड, लिक्विड गैस के सॉल्युबिलिटी के लिए यूज होता है इन लिक्विड। ये बताता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KH, और ये इसके बराबर होगा। ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। ध्यान देना, KH की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना कम सॉल्युबिलिटी होगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH मींस हेनरी कांस्टेंट at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid। important point है, KH जितना ज्यादा होगा, KH इंक्रीज होने पर solubility यानी मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। ये ध्यान देना। The solubility of most of the gases in liquid decreases with increase of temperature as the dissolution is a exothermic process। ठीक है, ध्यान देना। Thus, if V the volume of gas dissolved reduce this HTP, V the volume of solvent, and P the pressure of the gas in the atmosphere, then absorption coefficient alpha is alpha equal to dissolved volume upon total volume at pressure P। ठीक है, इसको याद रखना। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, और वे केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन ध्यान देना। ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना तो उनके बीच ये रिएक्शन करनी चाहिए। इसका लाभ क्या है, हेनरी लॉ का यूज क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 को सोडा वाटर में, सोडा वाटर के लिए CO2 का यूज किया जाता है। उसमें कोई प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें न जनरेट हो, उसके लिए CO2 मिलाया जाता है। तो हाई प्रेशर दिया जाता है, हाई प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और एट हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, ब्लड में, और जिससे एनर्जिया होता है। इसमें क्या होता है, सोचने की और बिहेव करने की प्रॉपर अच्छे से कोई बिहेव नहीं कर पाता, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और जो सुगा ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सिलेंडर में पहले क्या होता था, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ऐड किया जाता था। नाइट्रोजन इसको डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता था। जैसे वो सी में होते थे, ज़्यादा प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन उनके बॉडी में होते थे,
लेकिन जैसे सी लेवल से ऊपर आते थे नाइट्रोजन उनके बॉडी से बाहर होने लगते थे। इससे क्या होता था, उनको बॉडी पेन होता था, उस बॉडी पेन को बेंच बोलते हैं। तो इसकी समस्या से निजात बना पाने के लिए किया गया कि नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें हीलियम भी मिलाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज समझिए, जितना ज्यादा हाई प्रेशर पर सॉल्बिलिटी नाइट्रोजन की बढ़ी, प्रेशर लो होने पर सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो गई। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ध्यान देना, एक क्लोज सिस्टम के लिए होता है, क्लोज सिस्टम है, यहाँ पे इसमें आपने लिक्विड भर दिया। जैसे जैसे ये वेपर के फॉर्म में जाएगा, वेपर बनने के बाद वापस वेपर इस सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले राउल्स ने एक ला दिया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। इन्होंने ध्यान देना, राउल्स ने जो दिया था वो क्वांटिटेटिव, यहाँ से प्रॉब्लम पूछेगा, क्वांटिटेटिव दिया था, क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन था। दूसरा एक बाइनरी सोल्यूशन के लिए था, बाइनरी सोल्यूशन के लिए था। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इसको। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि बोला क्या है, लिक्विड है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम इसको एक कांस्टेंट से दिखा देते हैं। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट से दिखा देंगे, यहाँ प्रोपोर्शन टू x1 है, इसको कांस्टेंट से आप दिखा दोगे, अच्छे से आप इसको P1 है, एक डिपेंड करेगा इनिशियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के। कंपोनेंट P2 है तो ये डिपेंड करेगा P2 और x2 के। यही इन्होंने बताया था। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, इसके बारे में ध्यान देना। अब इससे एक ग्राफ भी पूछा जाता है, हम इसको बताते हैं। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 इक्वल टोटल प्रेशर दोनों के प्रेशर के बराबर होता है। P1 किसके बराबर, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, इसको हम कहते हैं काई2, कहते हैं काई1 काई2। तो काई1 जानते हो, काई1 प्लस काई2 इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से काई1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई2। यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट काई2 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व करना, तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 प्लस P2 नॉट माइनस P1 काई2, ये P टोटल हो गया। ठीक है, ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। इसका हम ग्राफ आपको समझा देते हैं, इसका ग्राफ समझना। ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर हम प्रेशर लेते हैं, वेपर प्रेशर। शुरुआत में केवल सल्यूट था, और हाँ, जो राउल्स लॉ है वोलाटाइल लिक्विड के लिए, थर्ड पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, राउल्स लॉ के लिए क्या आपने देखा, राउल्स लॉ के लिए आपने पॉइंट मैंने इधर आपको बताया था, ध्यान देना। आपने यही देखा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बाइनरी सॉल्यूशन, और तीसरा क्या आता है, जो ये यूज होता है, राउल्स लॉ जो यूज होता है वो वोलाटाइल के लिए होता है, वोलाटाइल के लिए होता है। ये 3 पॉइंट इसको आप याद रखना। ठीक है, शुरू में सॉल्वेंट था, शुरू में केवल सॉल्वेंट था, मान लो उसका प्रेशर क्या होगा, शुरू में सॉल्वेंट था तो उसका प्रेशर P1 नॉट हो गया। ठीक है, और इस समय इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल टू मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इसमें इम्प्योरिटी हम बढ़ाते जाते हैं, इसको ग्राफ आपको ऐसे समझाया गया, ध्यान देना। जैसे जैसे इम्प्योरिटी इसमें बढ़ाते हैं, मोल फ्रैक्शन सल्यूट को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और सॉल्वेंट का कंपैरेटिव रिलेटिविटी कम होता जाएगा। क्या होगा कि इसका जो प्रेशर होगा स्लाइटली धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर क्या होगा, x1 का मतलब पहले का सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा रिलेटिवली काफी कम होगा, और जो सॉल्यूट होगा उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, इसलिए क्योंकि अभी सॉल्यूट ये नहीं किया, ये प्योर सोल्यूशन का है, ये सोल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट का है, और यहाँ पर ये सोल्यूशन का है। तो ये ध्यान देना, ये इसका ग्राफ हो गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है, इसको ध्यान देना। राउल्स लॉ एज ए स्पेसिफिक या स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ऐसा है, ऐसा कैसे, इसको हम समझते हैं।
देखो, अगर आप बात करो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप बात करो राउल्स लॉ की बात, अगर आप ध्यान से देखो तो राउल्स लॉ आपको क्या बताया, हेनरी लॉ आपको क्या बताया, हेनरी लॉ बताता है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट, और राउल्स लॉ बताता है P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर दोनों का देखो तो यहाँ P नॉट इक्वल टू के एच के रिलेटिव आ रहा है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। इससे क्लियर होता है, इससे दोनों इक्वेशन को आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या आपको मिलेगा कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये कांस्टेंट जो है दोनों, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि दोनों से कंफर्म हो गया कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये दोनों जो होता है राउल्ट लॉ होता है, राउल्ट लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस होता है। नेक्स्ट, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन हो कि मान लो ए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और बी ए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनको आपने डिजोल्व कर दिया, जो अब ए बी टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जो ए और ए के बीच, ए और ए के बीच बॉन्ड एनर्जी है, और जो बी और बी के बीच बॉन्ड एनर्जी है, वही बॉन्ड एनर्जी ए और ए के बीच, ए बी और ए बी के बीच होता है। ध्यान देना, ए के बीच, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर उसी के इक्वल सॉल्यूट सॉल्वेंट के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। उसके केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है और वॉल्यूम चेंज कोई नहीं होता, मतलब कोई भी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। और डेल्टा एच जीरो का मतलब क्या होता है, नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। और वो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, वो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये होता है आइडियल कंडीशन के लिए। तो क्या क्या होता है, पहला देखना है, पहला क्या होता है, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई भी ए सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसमें कोई प्रकार का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके बीच नहीं होना चाहिए। ये राउल्स लॉ होते हैं, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन के केसेस होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। डेल्टा एच की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, वॉल्यूम का चेंजेस क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें ये चीजें आपको याद रखना है। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो ए बी का, ए और बी का जो अभी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इससे वीकर जो बॉन्ड डिस्टेंस हो ए बी के बीच का होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, तो जो एनर्जी होगी वो बाहर निकलेगी, उसमें क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू, उसमें क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा वी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये ध्यान देना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो होगा, देखो अगर ऐसे हम ग्राफ खींचेंगे, ये सॉल्यूट के सॉल्वेंट के हैं मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूट के हैं, उसके बाद जैसे जैसे इनका पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल जो इनका होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी डेविएशन आएगा। हम सेकेंड देखते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन मींस ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिस्टेंस है, ये ज्यादा अगर हो गया सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, तो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इसको याद रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ये हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
आप इसको याद रख के आना, एक बार इसको पढ़ के आना, हम आपको समझाएंगे, आपको सारी चीज़ें, कोई भी डाउट होगा सब चीज़ समझ में आएंगे। ठीक है, ध्यान देना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, अगर वेपर प्रेशर आपको समझ आ रहा है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप समझ जाओगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? लोअरिंग in a vapor pressure, elevation in boiling point, depression in फ्रीजिंग पॉइंट, और होता है चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। और इनके लिए कंडीशन पहला होना चाहिए कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज होते हैं। और डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे तो स्वाभाविक आइडियल सोल्यूशन जैसा बिहेव करेंगे। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि ये केमिकली जो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं केमिकली अनरिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें